हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम आवाज नहीं आ रही, मैं चेक कर लेता हूं। आवाज तो आनी चाहिए भाई। अभी चेक करके बताएं सारे बच्चे, आवाज आ रही है? आ तो रही है, बच्चे बता रहे हैं। हाँ जी, तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्वेइंग सेकंड। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है 3 दिन हमारा सर्वे सेकंड चला करेगा और 3 दिन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग चलेगा सुबह के सेशन में। शाम में हमारा पूरे वीक जो है सॉइल मैकेनिक्स ही चलता है लगातार। ठीक है, आगे सही बच्चे, बहुत बढ़िया। तो भाई आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, बीटीयूपी का एक और 5th सेमेस्टर का नया सब्जेक्ट। वो नया सब्जेक्ट भाई कौन सा है आपका? नया सब्जेक्ट कौन सा? सर्वे सेकंड स्टार्ट करेंगे। ये तो आपको पता ही है 5वें सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सभी को पता है। पहला आपका हो जाएगा वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, दूसरा आपका हो जाएगा रेलवे ब्रिज एंड टनल, जैसे शॉर्ट में आरबीटी कहते हैं, तीसरा हो जाएगा अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, चौथा आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, और पांचवा है आपका सर्वेइंग सेकंड। तो इस सेशन में हम सर्वेइंग सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। भाई क्या शुरू करने वाले हैं? सर्वेइंग सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। और एक लास्ट सब्जेक्ट आपका ड्राइंग है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सर्वेइंग सेकंड। ठीक है, शुरू करें आगे सभी बच्चे। तो देखिए आप सभी को पता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसका सिलेबस डिस्कस करना होता है। तो सबसे पहले हम सर्वेइंग सेकंड का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंशु चौधरी जी बेटा क्लास स्टार्ट हो गई है ना? तो अब आप क्लास को ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए। ठीक है, अब लेट हुई है तो किसी न किसी वजह से लेट हुई होगी, अब उसका कारण जान के अब क्या ही करेंगे। आपको पढ़ाई से मतलब है ना, तो आपका सेशन स्टार्ट हो गया, अब पढ़ने पर फोकस करिए। भाई हम क्या शुरू करने वाले हैं बच्चों? हम सर्वेइंग सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सर्वेइंग सेकंड के बारे में कुछ चीजें मैं शुरू में ही आपको बता दूं, कुछ चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं सर्वेइंग सेकंड के बारे में। अगर भाई मैं इसके बारे में बात करूं, जो आपका सर्वेइंग सेकंड है, सर्वेइंग सेकंड की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सब्जेक्ट का थोड़ा सा वेटेज सुन लेंगे, है ना, किस तरह का सब्जेक्ट है आपका ये, और फ्यूचर में आपके लिए किस तरह से इंपोर्टेंट होने वाला है। तो अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें बच्चों, हम सर्वेइंग सेकंड की बात कर रहे थे। अगर भाई हम सर्वेइंग सेकंड की बात करें, एक तो ये आपके डिप्लोमा के लिए हेल्पफुल है ना। डिप्लोमा में इसमें क्या आता है भाई? इसमें 2 पार्ट पढ़ने को मिलेंगे आपको। थ्योरी रहेगी इसमें लगभग आपकी 80% थ्योरी है, और इसमें जो न्यूमेरिकल रहेंगे आपके, न्यूमेरिकल लगभग 20% इसमें न्यूमेरिकल है। मतलब एक ही चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल आते हैं। पेपर के हिसाब से बात करूं तो मैं, हालांकि कुछ न्यूमेरिकल आपके कर्व चैप्टर से भी बनते हैं, कुछ टेकोमेट्री से बनते हैं, 5 में से 2 चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पेपर के हिसाब से सिर्फ 20% ही आपका न्यूमेरिकल का वेटेज रहेगा, बाकी 80% जो है थ्योरी आती है आपकी सर्वेइंग सेकंड में। ये चीज सभी को समझ आई। इसके बाद दूसरी चीज भाई, ये सब्जेक्ट जो आपका जूनियर इंजीनियर एग्जाम जो होते हैं आपके जेई एग्जाम, तो ये जेई एग्जाम्स में भी आपका बहुत हेल्पफुल है। जेई एग्जाम्स में इसमें से भाई कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसमें से आपके सबसे पहला एक चैप्टर पहला आएगा, मैं दिखा दूंगा आपको, है ना। इसमें एक आपका कंटूरिंग चैप्टर आएगा, कंटूरिंग। तो इसमें कंटूर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटूरिंग। ठीक है, इसमें एक थियोडोलाइट चैप्टर आएगा, थियोडोलाइट सर्वे आप पढ़ेंगे इसमें। थियोडोलाइट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक इसमें आपका कर्व चैप्टर आएगा, कर्व इंपॉर्टेंट होगा। बल्कि कर्व से भी पहले एक चैप्टर आपका और आता है, इसको क्या हो गया, एक सेकंड का वेट करेंगे बस, थोड़ा सा कुछ बोर्ड में टेक्निकल इशू हो रहा है। हाँ जी, एक होता है आपका यहाँ पर टेकोमेट्री सर्वे, और चौथा कर्व। ये 4 चैप्टर आपके जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट चैप्टर इसमें 5वां चैप्टर और आएगा, एक मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स। तो वो 5वां जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके जेई एग्जाम्स के हिसाब से। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहने का मतलब है सर्वेइंग सेकंड में ओवरऑल बच्चों 5 चैप्टर्स हैं। कितने? केवल 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन 5 चैप्टर का नाम सुनकर ये मत सोचिए सिलेबस इसका कम है। जिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें 10-10 चैप्टर तक रहते हैं, उन 10 चैप्टर के बराबर ये 5 चैप्टर रहेंगे। बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कितने बड़े चैप्टर्स हैं, है ना। कंटूरिंग हो गया, थियोडोलाइट हो गया और कर्व, ये 3 चैप्टर तो इतने बड़े हैं कि किसी, मुझे लगता है किसी सब्जेक्ट में 3-3 चैप्टर के बराबर एक होगा। बहुत बड़े तीनों, ये वाले तीनों चैप्टर।
बाकी टेकोमेट्री और मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट थोड़े छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। 5 चैप्टर्स आपको ओवरऑल देखने को मिलेंगे। तो सर्विंग सेकंड के बारे में समझ आ गया। डिप्लोमा में तो आपको भाई इंपोर्टेंट है, जिसमें 80% थ्योरी 20% न्यूमेरिकल है। जेई एग्जाम्स में इसके 4 चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है, शुरू के 4 चैप्टर, 5वां इतना इंपोर्टेंट नहीं है जेई के लिए। यानी हमारा ये जो सब्जेक्ट है सर्विंग सेकंड, ये डिप्लोमा एज वेल एज एसएससी जेई या अदर जेई एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वे फर्स्ट आप लोगों ने ऑलरेडी 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा। 4th सेमेस्टर में जो आपने सर्वे फर्स्ट पढ़ा था उसमें आपने 5 चैप्टर पढ़े थे, है ना। उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था, चेन सर्वे पढ़ा था, कंपास सर्वे पढ़ा था, लेबलिंग पढ़ा था, ठीक है ना। और लेबलिंग के बाद एक प्लेन टेबल सर्वे पढ़ा था। 5 चैप्टर वहां पढ़े थे, 5 यहाँ पढ़ेंगे। टोटल मिला के 10 चैप्टर होते हैं। इन 10 में से 9 चैप्टर आपके एसएससी जेई के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। एसएससी जेई में जो है सर्वे फर्स्ट और सर्वे सेकंड करके नहीं आता, वहां पर सिंगल एक जगह सर्वेइंग लिखा रहता है। उस सर्वेइंग में ही आपका पूरा सर्वे रहता है, बेसिक वाला भी और जो आपका ये एडवांस सर्वे है ये वाला भी। ये एडवांस सर्वे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर सर्वे सेकंड में, बेसिक आपका सर्वे फर्स्ट था, ठीक है। तो ओवरऑल 10 चैप्टर होते हैं हमारे सर्वे में, जिनमें से जो 5 चैप्टर्स थे बच्चों वो आप लोग ऑलरेडी सर्वे फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जो आप इसमें पढ़ेंगे चैप्टर्स 5, अगले 5 चैप्टर आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। क्लियर है जानकारी आपको। शुरू के 5 चैप्टर आप सबके तैयार थे, फर्स्ट जो आपने सर्वे फर्स्ट के पढ़े थे। नहीं तैयार थे तो उनको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस आएगा थोड़ा सा यूज आएगा लेबलिंग के कॉन्सेप्ट का, तो मैं आपको साथ में बता दूंगा। लेबलिंग के बारे में थोड़ा यूज आएगा यहाँ पर जब हम टेकोमेट्री पढ़ेंगे। कंपास का थोड़ा सा यूज आएगा आगे, तो वो चीजों का थोड़ा जहां पर यूज आएगा ना मैं बता दूंगा साथ में। सर्वे फर्स्ट का थोड़ा यूज है इसमें भी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर रहेगा आपका कंटूरिंग। सबसे पहला चैप्टर क्या होगा? कंटूरिंग। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर साथ में चैप्टर के बारे में बताता चलूंगा, फिर इसका डिटेल्ड सिलेबस भी हम देख लेंगे। अगर मैं कंटूरिंग की बात करूं बच्चों, कंटूरिंग होता क्या है वास्तव में, तो देखिए कंटूरिंग के बारे में सिंपल सी लाइन ये सुन लीजिए ध्यान से। डेफिनेशन वाला पार्ट तो साथ में बता ही दूंगा आपको अभी के भी, ताकि आगे पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा समझने में। कंटूर मतलब हिंदी में कहते हैं समोच्चर। हिंदी क्या होता है इसका? समोच्च रेखण कह देते हैं इसको, है ना। समोच्च रेखण हिंदी होती है इसकी, समोच्च रेखण, है ना, या समोच्च रेखा भी कह देते हैं। समोच्च रेखा कंटूर लाइन होती है और कंटूरिंग मतलब समोच्च रेखण। समोच्च को अगर मैं यहाँ पर संधि विच्छेद कर दूं इसका, तो सम प्लस उच्च, समझ पा रहे हैं। सम मतलब समान, उच्च मतलब ऊंचाई। उच्च मतलब क्या हो जाएगा? ऊंचाई। यानी कि जमीन है आपकी, ग्राउंड है भाई, जमीन ऊंची नीची होती है, हम सबको पता है। जमीन कैसी होती है? जमीन हमारी जो है भैया ऊंची नीची होती है, आप सब जानते होंगे इस बात को, है ना। ग्राउंड सरफेस जो होता है हमारा कैसा होता है? ग्राउंड सरफेस थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है या नहीं भाई? मतलब प्लेन तो नहीं होता, ऊंचा नीचा होता है। तो इस जमीन पर जो समान ऊंचाई वाले पॉइंट है ना, समान ऊंचाई वाले पॉइंट से मतलब क्या मेरा, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और इधर कहीं आपका इसी ऊंचाई पे पॉइंट आएगा, इधर आ गया पॉइंट, यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया। तो ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना हमारे समान ऊंचाई वाले पॉइंट, ये वाले, इन सभी समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को मिलाकर के काल्पनिक रेखा खींच दीजिए। तो जो काल्पनिक रेखा आप खींचेंगे ना वही कंटूर कहलाएगा। वो क्या कहलाता है आपका? कंटूर कहलाता है। समोच्च रेखा कहलाती है, समान ऊंचाई वाली रेखा। अब ये समान ऊंचाई कैसे पता करेंगे जमीन पर? तो इसके लिए हमें एक डेटम मानना होता है, जो आपने लेबलिंग में पढ़ा होगा। मैं कह रहा था ना लेबलिंग का थोड़ा सा यूज आएगा। डेटम कौन कौन बताएगा मुझे कमेंट करके, डेटम क्या होता है प्लीज बताएं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे डेटम के बारे में जानकारी दे सकते हैं? बताइए भाई, डेटम किसे कहते हैं? डेटम क्या होता है? डेटम बता देंगे क्या आप? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, डेटम बताइए। कितने बच्चों को पता है डेटम? वेरी गुड। हाँ पीयूष ने बताया एमएसएल। एमएसएल मतलब मीन सी लेवल, है ना, संदर्भ रेखा, मीन सी लेवल। बिल्कुल, जितने बच्चे मीन सी लेवल बता रहे एकदम करेक्ट है। तो देखिए होता क्या बच्चों, जैसे हमने कह दिया मीन सी लेवल, समुद्र तल जो है ना आपका, हम समुद्र का औसत तल ले लेते हैं। यानी कि जो आपका समुद्र है उसका औसत तल ले लिया, लगभग 19 साल का डेटा लेकर के, जो समुद्र का लेवल रहा होगा पिछले 19 साल में, उन सब एवरेज निकाल के एक लेवल ले लेते हैं कि समुद्र में पानी का जो लेवल था वो क्या था। तो समुद्र तल जो होता है जिसे हम एमएसएल कहते हैं, है ना। इस समय मुंबई हाई वाला जो प्लेस है ना, मुंबई हाई, कौन सा भाई? मुंबई हाई। मुंबई हाई में समुद्र का जो तल है एमएसएल यानी मीन सी लेवल, उसका तल मालूम नहीं यहाँ मान लिया, तो इसी को हम डेटम कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं बच्चों? इसको हम डेटम कह देते हैं, आधार कह देते हैं। तो हमारे जमीन पर जैसे मैंने कह दिया समुद्र भाई नीचे है, जमीन हमारी मान लो कहीं पर पहाड़ आ गया, पहाड़ मान लो आपका कुछ इस तरह से ऊंचा था, ऐसे ऊंचा था पहाड़, क्या था आपका? कुछ इस प्रकार से ऊंचा था, ठीक है, या और सही से बना देते हैं इसको, कुछ ऐसे था अपना पहाड़, ऐसे पहाड़ था ये। क्लियर? अब हमने क्या कर दिया भाई, ये तो आपका मीन सी लेवल है ये वाला, ये तो क्या है? मीन सी लेवल। अब हमने कह दिया इस पहाड़ पर कुछ पॉइंट स्थिर कर लिए। मैंने एक पॉइंट यहाँ मान लिया, ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ मान लिया, तीसरा पॉइंट यहाँ मान लिया, और मैंने इस डेटम से इनकी ऊंचाई नापी। डेटम से क्या मेजर किया? मैंने ये वाली हाइट मेजर करी, हाइट कितनी आ रही है, ये वाली हाइट डेटम से। समझ रहे बच्चों, ये हाइट कितनी है इसकी? तो इस हाइट को मैंने कह दिया सपोज ये 99 मीटर है। कितनी? 99 मीटर है, 99.00 लिख दिया मैंने, है ना। इसको मैंने कह दिया ये 100 मीटर है। कितना? 100 मीटर। इसको कह दिया 101 मीटर है ये वाली। यानी डेटम से इन सबकी ऊंचाइयां जो है, इसकी यहाँ से इसकी, यहाँ से इसकी, इन सबकी, इन सब ऊंचाई को नोट कर लिया। सेम इसी वे में इस पूरे पहाड़ के ऊपर हम और भी पॉइंट ढूंढेंगे जिनके आरएल 99। तो इसकी जस्ट सीध में, इसके जस्ट सामने, इसके सामने यहाँ पर कहीं 99 आरएल होगा, क्योंकि डेटम से इसकी ऊंचाई 99 रही होगी, है ना। इसके बाद इसके जस्ट सामने जो पॉइंट है यहाँ पर, ये 100 आरएल का रहा होगा, 100 का, और इसके जस्ट सामने वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये 101 आरएल वाला पॉइंट रहा होगा। आरएल मतलब रिड्यूस लेवल, हाइट जो है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या पता कर लिया बच्चों? हमने यहाँ पर समान ऊंचाई वाले पॉइंट पता कर लिए। अब इन समान ऊंचाई वाले पॉइंट को, इसको और इसको, किस किस को भाई? इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में मिलाती हूँ मैंने एक सर्कुलर लाइन खींच दी, कर्व्ड लाइन खींच दी वाली। ये जो मैंने कर्व्ड लाइन खींची बच्चों, ये कंटूर लाइन बन गई। ऐसी जो 100 आरएल वाला पॉइंट था और इधर भी 100 आरएल वाला पॉइंट था, इनको मिला के भी मैंने कर्व्ड रेखा खींच दी, कर्व्ड लाइन खींच दी। ये मेरी दूसरी कंटूर लाइन हो गई। इसको लेकर के और इसको लेकर के, इसको लेकर मैंने एक तीसरी कंटूर लाइन खींच दी वाली। तो ये जो कंटूर लाइन है ये क्या दिखा रही है आपको? ये दिखा रही है ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट आ रहे हैं उनके आरएल सबके सेम है। इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट आएंगे उनके आरएल सेम है। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं उनके आरएल सेम है। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ खींची है, यही लाइन बच्चों आपकी कंटूर लाइन है।
यही लाइन क्या है आपकी, कंटूर लाइंस है, और इन सबको मिलाकर के एक मैप तैयार हो रहा है, इसको कंटूर मैप कह देते हैं। तो कंटूरिंग में हमें यही सारी चीजें पढ़नी होंगी कि धरातल पर या भूमि पर स्थित समान ऊंचाई वाले जो पॉइंट्स हैं, इनको मिलाकर के जो हम लाइन खींचेंगे उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे इस चैप्टर में। सभी को समझ आ रहा है कंटूर के बारे में? इतना क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, आपको कंटूर के बारे में पढ़ना है, ठीक, पहले चैप्टर में। क्लियर? चलिए आगे मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को। दूसरा चैप्टर जो आएगा बच्चों यहाँ पर आपका थियोडोलाइट सर्वेइंग आएगा। थियोडोलाइट क्या है? थियोडोलाइट एक उपकरण है। थियोडोलाइट क्या है? उपकरण है, कैमरा जैसा रहता है, ठीक है। मतलब मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं ताकि आप सोच सकें। जैसे आप लोग जब जूनियर रहे होंगे तो आप लोगों के जो सीनियर थे, अच्छा लेवलिंग तो सबने की है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में मैथ फर्स्ट पढ़ के आए हैं, लेवलिंग आपने किया ना, तो लेवलिंग में एक उपकरण यूज करते थे आप, लेवल इंस्ट्रूमेंट, डंपी लेवल, बाई लेवल यूज किया है आपने। सेम उसी प्रकार का थियोडोलाइट भी होता है आपका। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। क्या मेजरमेंट करते हैं भाई? इस थियोडोलाइट के द्वारा हम एंगल मेजर करते हैं। क्या करते हैं? एंगल मेजर करते हैं थियोडोलाइट के द्वारा, ठीक है। तो उस थियोडोलाइट के बारे में हमें सारी जानकारियां पढ़नी होंगी कि वो थियोडोलाइट का जो उपकरण है ना, मतलब थियोडोलाइट सर्वेइंग में कौन कौन से उपकरण यूज करेंगे, है ना। थियोडोलाइट जो होगा, थियोडोलाइट के पार्ट्स कौन कौन से होंगे, उसमें दूरबीन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आई वेन, ऑब्जेक्ट वेन, डायाफ्राम, दूरबीन का, ठीक। इसमें आप लोग बबल ट्यूब वगैरह पढ़ते हैं, तो पूरा का पूरा उपकरण के बारे में पढ़ेंगे आप इसमें थियोडोलाइट में, ठीक है। इसके अलावा एक तो उपकरण के बारे में पढ़ लेंगे, दूसरा इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थियोडोलाइट का यूज हम कहां पे करते हैं? जो आपका थियोडोलाइट होगा उपकरण, उसका प्रयोग हम सर्वेइंग में किस तरह से करेंगे? हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने में, वर्टिकल एंगल को मेजर करने में, है ना, कोई भी अगर आपकी बियरिंग है उस बियरिंग को मेजर करने में, ठीक है। तो बहुत सारे इसके यूज रहेंगे, तो इसके सारे एप्लीकेशन भी हमें अच्छे से डिटेल में समझने होंगे, ठीक है। तो थियोडोलाइट में हमें इस थियोडोलाइट के बारे में पढ़ना होगा। 2 चैप्टर समझ गए, 5 चैप्टर है टोटल। कंटूरिंग हो गया पहला, दूसरा थियोडोलाइट सर्वेइंग, तीसरा जो चैप्टर बच्चों आपका यहाँ पर थर्ड चैप्टर रहेगा आपका टेकोमेट्रिक सर्वेइंग। भाई टेकोमेट्रिक सर्वेइंग, टेकोमेट्रिक सर्वेइंग में भी आपको टेकोमीटर, एक उपकरण होता है टेकोमीटर, उस टेकोमीटर उपकरण के बारे में डिटेल में पढ़ना है। टेकोमीटर यूज करेंगे और इसमें एक स्टाफ यूज करते हैं। जैसे वहां पर तो आपने लेबलिंग स्टाफ यूज किया था लेबलिंग चैप्टर में, सर्वे फर्स्ट में लेबलिंग चैप्टर जो था आपका, वहां पर आप एक लेबलिंग स्टाफ यूज करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या यूज करेंगे बच्चों? यहाँ पर जो आपका टेकोमीटर होता है ना, टेकोमेट्रिक सर्वे, इसमें आपके 2 उपकरण यूज किए जाते हैं। एक तो टेकोमीटर, टेकोमीटर भी एक तरह का उपकरण है आपका, सेम वे में जैसे थियोडोलाइट है ना, वैसे ही आपका टेकोमीटर भी एक उपकरण होता है, बिल्कुल थियोडोलाइट की तरह। ये आपका बिल्कुल थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडोलाइट ये एक तरह का, बस इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया। मॉडिफाई कैसे कर दिया गया? जो भाई आपके जो थियोडोलाइट का डायाफ्राम होता था ना, मान लो ये मैंने थियोडोलाइट का डायाफ्राम दिखा रखा है, यहाँ पर क्या दिखा दिया मैंने, ये थियोडोलाइट का डायाफ्राम है, थियोडोलाइट का। तो उसमें क्या है, 2 क्रॉस हेयर होते थे, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। इस तरह से इसमें 2 क्रॉस हेयर होते थे आपके ट्रांजिट थियोडोलाइट में। किसमें बच्चों? ट्रांजिट थियोडोलाइट में, जो आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट था, ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। इसमें लेकिन सॉरी बाई नहीं आएगा, यहाँ पर ई आएगा ना, ट्रांजिट थियोडोलाइट इसमें। लेकिन जो आपका टेकोमीट्री वाला डायाफ्राम होगा, ये मैंने क्या बनाया, डायाफ्राम बना रखा है इसका, जिसे आप बिंब पाट कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं इसको, ठीक है ना, बिंब पाट। अब मैं यहाँ पर टेकोमीटर का डायाफ्राम बना रहा हूँ, तो टेकोमीटर के डायाफ्राम में क्या होता है बच्चों, ये ट्रांजिट थियोडोलाइट की तरह डायाफ्राम तो होगा ही होगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा इसमें 2 चीज और आ जाएंगी, मतलब 2 हेयर्स और आ जाएंगे, ये वाले 2 वायर आ जाएंगे। एक यहाँ पर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर, इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, ऊपर भी और नीचे भी 2 क्या आ जाते हैं इसमें, 2 भाई यहाँ पर ये वाले 2 आपके वायर आ जाते हैं। इन्हें कहते हैं स्टेडिया वायर। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इन्हें स्टेडिया वायर कहते हैं। स्टेडिया वायर, वायर मतलब तार, ठीक है। तो ये वाला भी आपका स्टेडिया वायर है और ये वाला भी आपका क्या है, स्टेडिया वायर है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेडिया वायर और आ जाते हैं आपके। तो ये आपका डायाफ्राम हो गया, कौन सा वाला भाई? ये डायाफ्राम हो गया आपका टेकोमीटर का डायाफ्राम। ये टेकोमीटर का डायाफ्राम है जिसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है ना, आपको पता है डायाफ्राम पे प्रतिबिंब बनता है। तो जो आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है, इसमें तो नॉर्मल डायाफ्राम यूज करते हैं जिसमें केवल 2 क्रॉस हेयर है। लेकिन जो आपका टेकोमीट्रिक सर्वेइंग में टेकोमीटर उपकरण होता है ना, इसमें स्टेडिया डायाफ्राम यूज होता है। कौन सा डायाफ्राम यूज होता है? स्टेडिया डायाफ्राम, जिसमें कि 2 एक्स्ट्रा स्टेडिया वायर भी लगे होते हैं। इसमें ओवरऑल 4 क्रॉस हेयर हो गए, 2 ये वाले और 2 ये वाले, है ना। तो ऐसा डायाफ्राम जिस किसी भी थियोडोलाइट में आप यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं टेकोमीटर। तो टेकोमीटर एक तरह का ट्रांजिट थियोडोलाइट ही है, बस इसमें स्टेडिया डायाफ्राम का यूज कर लिया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर टेकोमीटर पढ़ेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, न्यूमेरिकल है आपके टेकोमीटर में। टेकोमीटर में न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके। तीसरा चैप्टर सभी को समझ आ भी क्या पढ़ना है आपको इसमें, है ना। ये बेटा मॉडर्न सर्वे चल रहा है आपका, उस मॉडर्न सर्वे कहते हैं एडवांस सर्वे। एडवांस सर्वे में उपकरण पर ज्यादा फोकस करना है। कंटूर पढ़ने के बाद जस्ट थियोडोलाइट पढ़ेंगे, उसमें इक्विपमेंट थियोडोलाइट। टेकोमीटर पढ़ेंगे, टेकोमीटर उपकरण एक आपका। इसके बाद चौथा चैप्टर कर्व आएगा। कर्व तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। कर्व चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्व चैप्टर में क्या होगा, इसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल जो है इसमें सेटिंग आउट के ऊपर है, सेटिंग आउट कैसे करते हैं किसी भी सिंपल सर्कुलर कर्व का, उस पर आधारित न्यूमेरिकल है। इन दोनों चैप्टर में न्यूमेरिकल है सिर्फ इसमें। कौन से में? तीसरे में और चौथे में। पहले दोनों में नहीं थे, कंटूरिंग में न्यूमेरिकल नहीं है ना। एक आपका इंटरपोलेशन मेथड आता है, उसमें छोटे मोटे न्यूमेरिकल है, वो पेपर में नहीं आते। इन दोनों में है कुछ न्यूमेरिकल, टेकोमीटर में भी है, कर्व में भी है। तो अगर पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे तो इन दोनों चैप्टर से आ सकते हैं, अदरवाइज पूछता नहीं है। पूछता तो अथवा में देता है, आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से आपको। कर्व चैप्टर, कर्व का मतलब क्या हो गया? कर्व का मतलब है जैसे आप किसी भी रास्ते पे जा रहे थे, है ना, ये आप सीधे जा रहे थे, क्या जा रहे थे? आप अपनी गाड़ी लेकर के, आपके पास 4 व्हीलर है बढ़िया सी, है ना, एक अच्छी सी 4 व्हीलर है। चलो मैंने डिजाइन बना दी इसकी, बढ़िया सी 4 व्हीलर है आपकी, टेम्पो है तो जो भी हो। इससे आप चल रहे थे सीधे आगे की तरफ यूं, ठीक है। अब आपको पता चला आपको यहाँ से अभी तो ऐसे जा रहे थे, फिर आपको अपनी गाड़ी को टर्न करना था, मोड़ना था मतलब, है ना। लेकिन आप किधर मुड़ेंगे, इसकी डायरेक्शन में चेंज करना था आपको, अब इधर को आना था। किधर आना था? इधर को। तो हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर भी आपकी डायरेक्शन में चेंज होगा,
जहां पर भी क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन में चेंज लाना होता है हमें, तो डायरेक्शन में चेंज लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कर्व प्रोवाइड करते हैं, है ना। जहां भी मोड़ होंगे सड़कों पे, जहां मोड़ दिए जाते हैं बेटा, वहां पर कर्व जरूर प्रोवाइड किया जाता है। आप एक सिविल इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए, सड़कों पर जहां पर भी मोड़ते हैं ना, वहां पर कर्व प्रोवाइड किया जाता है। बिना कर्व के अगर आप सीधी रोड चल रही है और सीधी दूसरी रोड उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपके एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, गाड़ी पलटने के बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि वहां पर आपका जो अपकेंद्रीय बल होता है वो काम करने लग जाता है मोड़ पर। इसीलिए मोड़ पर आपको कर्व प्रोवाइड करना जरूरी होता है। तो जब भी आपकी दो सीधी रेखाओं के डायरेक्शन में चेंज होता है, तो इनके बीच में हम क्या करते हैं बच्चे, कर्व प्रोवाइड कर देते हैं। इनके बीच में क्या करते हैं, कर्व प्रोवाइड कर देते हैं। कर्व क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर हम कर्व प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से आ रहे हैं, सीधे आए, सीधे आए, यहाँ से हम बिल्कुल सीधे आ रहे हैं, फिर हम यहाँ से ऐसे कर्व की फॉर्म में मुड़ेंगे। ऐसे कैसे मुड़ेंगे बच्चे, कर्व की फॉर्म में मुड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने कर्व प्रोवाइड कर दिया, है ना, जब डायरेक्शन में चेंज करना था तो यहाँ कर्व प्रोवाइड किया। अब ये जो कर्व आप देख पा रहे हैं, इस कर्व के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। यहाँ पर कहीं इसका सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी, इधर भी रेडियस हो जाएगी, है ना। यहाँ से दोनों को मिलाएंगे तो एपेक्स पॉइंट आ जाएगा, ये मिड, यहाँ पर मिड ऑर्डिनेट आ जाएगा। सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से पढ़नी होंगी कर्व के अंदर, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन को ज्वाइन करने के लिए कर्व का यूज करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। डिफरेंट डायरेक्शन को ज्वाइन करने के लिए आप ऐसे बोलेंगे कि जब भी दो सीधी लाइन के बीच में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उस केस में उनके बीच में आपको कर्व प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होगा तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कर्व। तो इस कर्व के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आप पढ़ेंगे। इसका सिलेबस सबसे बड़ा है, कर्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। 3 तरह के कर्व आपके सिलेबस में है, ठीक है। एक सिंपल सर्कुलर कर्व, दूसरा ट्रांजिशन कर्व और तीसरा वर्टिकल कर्व। 3 कर्व आपके सिलेबस में। अब ये 3 कर्व 3 चैप्टर के बराबर है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप इन्हें, ठीक है भाई। और लास्ट चैप्टर आपका आ जाएगा मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स, है ना। जो मॉडर्न सर्विंग, आधुनिक सर्वेक्षण में जो भी उपकरण यूज किए जा रहे हैं और जो तकनीकी यूज की जा रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 6 मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट आपको पढ़ने होंगे। कितने, 6, है ना। जीपीएस वगैरह सब आपको यहाँ समझा दिया जाएगा, ठीक है। पूरा ट्रैक करना सीख जाएंगे आप किसी की भी लोकेशन को, ठीक है। जिन पे भी आपको डाउट है, ट्रैकर लगाओ बस, उन्हें जीपीएस के थ्रू ट्रैक करते रहो बैठ के, सब पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। इसके अंदर बहुत मजेदार सब्जेक्ट ये चैप्टर है, बहुत मजेदार, इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है बहुत मजा आएगा इसमें आपको। बस यही 5 चैप्टर भाई आपके ओवरऑल। 5 चैप्टर के नाम आप सबको याद हो गए दोस्त। 5 चैप्टर कौन कौन से क्लियर हो गया आपको। पहला कंटूरिंग, दूसरा थियोडोलाइट सर्वेइंग, तीसरा आपका भाई यहाँ पर आ गया टेकोमेट्रिक सर्वेइंग, और चौथा आपको आ जाएगा यहाँ पर कर्व, और 5वां चैप्टर आपका मॉडर्न सर्वेइंग एंड इक्विपमेंट। सिर्फ ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है भाई। कितना पढ़ना है, सिर्फ 5 चैप्टर आप सबको पढ़ने। चैप्टर के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। पहला कंटूरिंग हो गया, दूसरा थियोडोलाइट सर्वेइंग हो गया, तीसरा टेकोमेट्रिक सर्वेइंग हो गया, चौथा कर्व हो गया, और 5वां आपका मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स हो गया। सिर्फ ये 5 चैप्टर्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। टोटल स्टेशन वाला चैप्टर नहीं है ना सिलेबस में बेटा, टोटल स्टेशन इसी के अंदर आएगा। टोटल स्टेशन एक उपकरण है, वो भी आपको मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट में ही पढ़ना होगा। पहले डिटेल सिलेबस तो समझ लीजिए। कमेंट करने की आदत बन गई है क्या आप लोगों की। जब तक कोई डाउट ना हुआ अपनी उंगली को शांत रखा करो। जबरदस्ती मोबाइल में उंगली करने की आदत हो गई आपकी, शांत रखो सर। रोटेट मोड में फोन लगाओ और जो हम बोल रहे हैं उसे सुनो। जब तक डाउट अपने मन में ना आए तब तक कुछ मत लिखो। कैसी हैबिट बना लिया यार कमेंट करने की। रात में चैट करके पेट नहीं भरता क्या आपका, है। डेली शाम को सोने से पहले चैट करते हो खूब, तो उतना वहां कर लिया करो चैट, यहाँ शांत रहा करो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले चैप्टर का सिलेबस यहाँ पर समझेंगे भाई। सबसे पहला कंटूरिंग का सिलेबस देख लीजिए एक बारी। कंटूरिंग का सिलेबस, कंटूरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा कंटूर का। क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब डेफिनेशन आ जाएगी इसकी, है ना। जो मैं आपको बता रहा था कि डेटम से हम किसी भी मतलब भूमि पर स्थित समान ऊंचाई के पॉइंट्स को हम दिखाएंगे, कौन कौन से पॉइंट समान ऊंचाई के, फिर उन सबको मिला के एक लाइन खींचेंगे, वो आपकी कंटूर लाइन कहलाएगी। और इस पूरे प्रोसेस को हम कंटूरिंग कहेंगे, और जो इसके द्वारा मैप बनेगा उसको कंटूर मैप कहेंगे। ये सारी जानकारी इसके कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे आप, कंटूर के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। इसके बाद पर्पज ऑफ कंटूरिंग। कंटूरिंग का पर्पज, उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम कंटूरिंग। कंटूरिंग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके उद्देश्य भाई पॉइंट लगभग 10-11 पॉइंट आपको उद्देश्य में लिखवाए जाएंगे कि हम कंटूरिंग क्यों करते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या पर्पज है, ठीक, पर्पज पढ़ेंगे। दूसरा, तीसरा टॉपिक इसमें आपका आ जाएगा कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों डेफिनेशन है छोटी छोटी। कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। कंटूर इंटरवल क्या होता है, दो कंटूर लाइन जो होती है ना, दो लगातार कंटूर लाइन के बीच की जो बीच का जो अंतर होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं कंटूर इंटरवल। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी उसे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहेंगे। इसको समझेंगे बढ़िया तरीके से आगे, ठीक। 3 टॉपिक हो गए, कॉन्सेप्ट हो गया, पर्पज हो गए, और कंटूर इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। जो आपका समोच्च अंतराल होता है, समोच्च अंतराल को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे आप इसमें, ठीक। कारक पढ़ने के बाद फिर आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने होंगे कंटूर्स के। भाई कंटूर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे, वे सभी लक्षण आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे कंटूर के। लक्षण पढ़ने के बाद फिर आप कंटूरिंग के मेथड पढ़ेंगे। कंटूरिंग भाई हम कैसे कैसे कर सकते हैं, है ना। कंटूरिंग मतलब जो हम समान ऊंचाई के पॉइंट्स को ढूंढ करके और वो उनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं अपने मैप पर तैयार करेंगे, उन्हें खींचेंगे, तो उसके मेथड पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक। प्रदीप गौतम जी कह रहे हैं ओल्ड लेक्चर्स ऐप में इन्वॉल्व किए और न्यू सिलेबस में डिफरेंस क्या, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर लाइव क्लासेस मिल रही हैं और कंटेंट थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है। मॉडिफाई मतलब थोड़ा और आसान किया जा रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा बार पढ़ाते हैं चीजों को, उतनी चीजों को और अच्छे वे में एक्सप्लेन करने का एक्सपीरियंस मिल जाता है, अनुभव मिल जाता है ना। चीजों को थोड़ा आसान कर सकते हैं। पुराने सिलेबस में थोड़ी सी थ्योरी बुकी लैंग्वेज में हो गई थी, यहाँ पर थ्योरी को ईजी किया जा रहा है ना। आपने अर्थक्वेक के पुराने पीडीएफ देखेंगे और नए वाले देख लीजिएगा, आपको अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पुराने तो सिर्फ उसलिए दिए गए थे जब तक कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक पढ़ने के लिए। और आप में से बहुत बच्चे कह रहे थे तुमने रहने दीजिए, इसमें हटाया नहीं है वो, वरना पुराना तो हट जाता अब तक, समझ रहे हैं। और कोई डिफरेंस नहीं है, पुराने से पढ़ना चाहे पुराने से ही पढ़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से नया पढ़े बेस्ट रहेगा। लाइव पढ़े, साथ साथ पढ़े, ठीक है, ये सबसे बढ़िया रहेगा।
तो मेथड हो गए भाई कंटूरिंग के। मेथड में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड आपको समझ होंगे, डायरेक्ट मेथड भी समझेंगे और इनडायरेक्ट मेथड भी समझेंगे, दो तरह के मेथड आपको यहाँ पढ़ने हैं। इसके बाद यहाँ पर आप यूज ऑफ स्टेडिया मेजरमेंट इन कंटूर सर्वे, कंटूर सर्वे में स्टेडिया मेजरमेंट का यूज समझेंगे, कंटूर सर्वे में स्टेडिया मेजरमेंट का यूज आपको यहाँ पर समझना होगा। इसके बाद इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर पढ़ेंगे भाई यहाँ पर, यानी कंटूर इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पर कंटूर इंटरवल को कैलकुलेट करेंगे इंटरपोलेशन में, ठीक है। इंटरपोलेशन एक मेथड है बच्चे, बहुत अच्छे समझेंगे। तो चैप्टर तो आपको यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस में जो इसके यूज है ना भैया, जो आपके इस कंटूर सर्विंग के यूज आएंगे ना, यूज आएंगे यहाँ पर कुछ, उन यूज को जो है क्या कर दिया गया है, उन यूज को अलग अलग यहाँ पर सिलेबस में और आगे मेंशन कर दिया गया, उन्हीं को हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे कैसे कमेंट करो यार, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, कहते ज्यादातर लोग ओल्ड लेक्चर से पढ़ रहे हैं, हम क्या करें। मैं ओल्ड लेक्चर आज हटा दूंगा, ठीक है, सारे लेक्चर हटा दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या करें। मैं पक गया हूं इस सवाल का जवाब देते देते, ओल्ड से पढ़ना नहीं उसे पढ़ना है, लेक्चर देखना नहीं रहता, गधे बिल्कुल। आपको पता नहीं, मैं शुरू में पहले दिन ये चीज बताया था सारा कुछ, पहला लेक्चर देखा आपने, दूसरा लेक्चर देखा, हर लेक्चर में बोलूंगा ये बात मैं हटा ही दूंगा पुराने लेक्चर को, बात ही खत्म हो जाएगी फिर, ठीक है, सारे लेक्चर जाएंगे पुराने। हद कर रखी है यार, डेली एक ही तरह के कमेंट को रीड करके मैं भी थक गया हूं, हटा दूंगा पुराने, नहीं चलेंगे, सिर्फ ऑप्शन ही खत्म कर देते हैं पूरा, उसमें सिर्फ नए लेक्चर चलेंगे। कितनी बार बोल दिया, नए जो लेक्चर्स हैं इनमें कुछ नया सिलेबस जो ऐड हुआ वो भी किया जा रहा है, साथ में इनमें जो कंटेंट है उसको बहुत मॉडिफाई किया जा रहा है ना, इमेजेस 3D फॉर्म में ऐड किए जा रहे हैं ताकि चीजों को आसानी से समझा जा सके। थ्योरी को मैं अपनी लैंग्वेज में करवा रहा हूँ आसान करके, ताकि वो किताबी भाषा ना रहे, याद करने में आसानी हो, और लाइव पढ़ रहे हैं आप लोग, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। फिर भी आपको नहीं पल्ले पड़ रहा कुछ भी, तो आप जाकर पुराने पढ़ लीजिए, हर बात तो मैंने कह दिया। तो पुराने लेक्चर अब दिखाई देंगे, आज के बाद हटा देंगे पूरी तरह, फिर नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल नए सिरे से, ताकि सब बच्चे एक समान हो जाए, ठीक है। मैं हटा ही दूंगा, बिल्कुल हटा दूंगा पुराने लेक्चर, ताकि सब बच्चे एक समान हो जाएंगे, ताकि सारे बच्चे क्लास भी ज्वाइन करेंगे अच्छे से, लाइव पढ़ते चलेंगे साथ साथ, है ना, तब मजा भी आएगा। फिर लाइव साथ साथ पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब लाइव वाले लेक्चर ही बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देते जाएंगे फिर। तो ये भाई यहाँ तक समझ गए आप लोग, सिलेबस समझ रहे हैं। कंटूर का क्या क्या था, कॉन्सेप्ट था, पर्पज थे, कंटूर इंटरवल, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, लक्षण है इसके, यूज, ये इसके मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसके यूज है, और इंटरपोलेशन है। अब इसके जो यूज है ना बच्चों, ये वाले यूज जो आप देख पा रहे हैं, ये जो यूज आप देख पा रहे हैं, यूज, इन्हीं यूजों को आपके सिलेबस में थोड़ा सा अलग से लिख के भी दे दिया इन्होंने, सिलेबस में यूज को अलग से लिख के दे दिया, कंटूर मैप के यूज को। कैसे कैसे, यहाँ दे दिया है, ड्रॉइंग क्रॉस सेक्शन फ्रॉम ए कंटूर मैप। भाई एक कंटूर मैप से हम कोई भी क्रॉस सेक्शन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना, क्या भाई एक कंटूर मैप से आप क्रॉस सेक्शन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके यूज में ही आएगा। तो इसका पहला यूज ये वाला पढ़ेंगे। इसमें दूसरा पढ़ेंगे मेकिंग अलाइनमेंट ऑफ ए रोड। अगर आप कोई सड़क बना रहे हैं तो सड़क का अलाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, संरेखण तैयार कर रहे हैं, तो सड़क का संरेखण कंटूर मैप के यूज से कैसे तैयार किया जाता है ये आप यहाँ पर समझेंगे। इसी में आपका एक यूज और आएगा रेलवे और कैनाल के। भाई आपको रेलवे एंड कैनाल के लिए भी यहाँ किस किस का अलाइनमेंट जो आपको पढ़ना है, अलाइनमेंट, रोड का अलाइनमेंट भी पढ़ना है, रेलवे का अलाइनमेंट पढ़ना है, और कैनाल का अलाइनमेंट भी आपको बनाना सीखना है कंटूर मैप के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ अर्थवर्क एंड रिजर्वॉयर कैपेसिटी फ्रॉम ए कंटूर मैप। तो किसी भी एक कंटूर मैप से किसी जलाशय की जो कैपेसिटी होती है और वो मिट्टी कार्य, जो भाई मिट्टी कार्य की गणना कैसे करेंगे ये समझेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं टॉपिक्स, ये भाई यहाँ पर क्या इसके यूज है बच्चे, ये क्या है, ये इसके यूज है। तो ये वाले यूज यहाँ पर इन्होंने अलग से मेंशन कर दिए सिलेबस में, हम इसको यहीं पर पढ़ लेंगे। जो आपके यूज है ना कंटूर मैप के यूज, इस कंटूर मैप के यूज के अंदर ही आपके सारे टॉपिक आएंगे, है ना। इसके कई सारे यूज हैं, जिनमें से ये 4-5 जो सिलेबस में दिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो हो जाएगा कंटूर मैप से कोई भी क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना, दूसरा हो जाएगा रोड का अलाइनमेंट बनाना, रेलवे का अलाइनमेंट बनाना, कैनाल का अलाइनमेंट बनाना कंटूर मैप के माध्यम से, और अगला हो जाएगा मिट्टी कार्य की गणना कैसे करेंगे कंटूर मैप की सहायता से, और रिजर्वॉयर की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है ये, लगभग हर साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये वाला, ये जो क्वेश्चन है ना, अर्थवर्क कैलकुलेशन और रिजर्वॉयर कैपेसिटी निकालना सीखेंगे कंटूर मैप से। तो यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, इसमें यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट है, फॉर्मूला भी हम डेराइव करेंगे और इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी समझेंगे इस टॉपिक पर, समझ पा रहे हैं। मतलब ओवरऑल सिलेबस में न्यूमेरिकल तो हालांकि अच्छे खासे हैं, लेकिन आपके पेपर में 20% ही पूछा जाता है। जो शुरू में मैंने आपसे 80-20 कहा था, उसमें मैंने ये कहा था कि आपके एग्जामिनेशन में 80% थ्योरी है, 20% न्यूमेरिकल है, बट इस सब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिकल है, ठीक ठाक है न्यूमेरिकल, ठीक है, जिन्हें आप समझ सकते हैं इजीली। जैसे यहाँ पर एक तो इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल है, सिर्फ इसी लास्ट टॉपिक पर न्यूमेरिकल है, इसमें पहले चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक पर न्यूमेरिकल है बच्चों, इस पर याद रहेगा सभी को, अर्थवर्क की कैलकुलेशन करने पर और रिजर्वॉयर की कैपेसिटी निकालने पर न्यूमेरिकल है यहाँ, केवल एक टॉपिक पे। याद रखिएगा इस बात को, मैं फिर से रिपीट करूंगा अपने शब्दों को कि यहाँ पर क्या भाई, इस टॉपिक पर अर्थवर्क की हम जो कैलकुलेशन करेंगे, अर्थवर्क की मिट्टी कार्य की गणना और साथ में किसी रिजर्वॉयर की कैपेसिटी जो निकालेंगे, इस टॉपिक पर, सिर्फ इस वाले टॉपिक पर आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। इस पर क्या है आपका आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न आएंगे यहाँ पर, इस पर आएंगे आपके न्यूमेरिकल। याद रख पाएंगे आप सिर्फ लास्ट टॉपिक, पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे न्यूमेरिकल से सिर्फ इतना याद रखिएगा, पहले चैप्टर में और किसी भी टॉपिक में न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ एक इस टॉपिक में न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए पहले चैप्टर का सिलेबस आप समझ गए, अब दूसरे पर आ जाइए, थियोडोलाइट सर्विंग। थियोडोलाइट में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, थियोडोलाइट में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल आपको करने की नीड नहीं है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आप क्या पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट। भाई जो आपका ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट होता है, इसका वर्किंग सीखेंगे, कार्य सिद्धांत देखेंगे कि ट्रांजिट थियोडोलाइट कैसे वर्क करता है। इसके बाद यहाँ पर एक्सेस देखेंगे थियोडोलाइट की अक्ष के बारे में पढ़ेंगे और उनका रिलेशन देखेंगे आपस में। थियोडोलाइट में 5 फंडामेंटल एक्सेस होंगी और उन सबके आपस में रिलेशन की भी बात करेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर हम इसका एडजस्टमेंट देखेंगे थियोडोलाइट का, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ ए ट्रांजिट थियोडोलाइट। एक तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट आपको इसमें देखना है बच्चों, ठीक है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट आपके सिलेबस में दिया, हालांकि 2 एडजस्टमेंट होते हैं, टेम्परेरी दूसरा परमानेंट।
दो एडजस्टमेंट होते हैं थियोडोलाइट के, ये आपने लेवलिंग में भी पढ़ा होगा, लेवलिंग उपकरण का एडजस्टमेंट हमने देखा था, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। वैसे थियोडोलाइट का भी एडजस्टमेंट है, समायोजन है ना, अस्थायी और स्थायी, टेम्परेरी और परमानेंट। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजिटिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ट्रांजिटिंग से आप क्या समझते हैं, ट्रांजिटिंग का मतलब क्या होता है ना, ट्रांजिटिंग समझेंगे। इसमें स्विंगिंग समझेंगे, स्विंगिंग क्या, छोटी छोटी डेफिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग फेस लेफ्ट समझेंगे, फेस लेफ्ट, फेस राइट, फेस चेंजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेस लेफ्ट हो गया, फेस राइट हो गया, चेंजिंग फेस हो गया, ठीक। इसके बाद आपका मेजरमेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स का, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, ठीक है भाई। यानी थियोडोलाइट के द्वारा आप हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करते हैं ये सीखेंगे। इसी में आप प्रोलॉन्गिंग ए लाइन, किसी भी लाइन की लंबाई को बढ़ाना सीखेंगे। हम थियोडोलाइट की मदद से किसी भी लाइन को लंबा कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे ये कोई लाइन है आपकी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब हम यहाँ पर इस लाइन को बढ़ाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर चाहें तो बी की तरफ बढ़ा दें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या ए की तरफ इधर बढ़ाना चाहें इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम इस लाइन की लंबाई को बढ़ाना चाहें, इसको प्रोलॉन्गिंग मतलब होता है लंबाई बढ़ाना, है ना। तो इस लंबाई को अगर हम बढ़ाना चाहें दोनों तरफ किधर भी किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको थियोडोलाइट की मदद से कैसे बढ़ा सकते हैं ये इसमें सीखेंगे, प्रोलॉन्गिंग लाइन में। क्लियर भाई, यहाँ तक इतना समझ आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर एक लाइन की बियरिंग कैसे मेजर करेंगे ये सीखेंगे। ये सारे के सारे इसके यूज है बेटा थियोडोलाइट के, एप्लीकेशन है ये थियोडोलाइट के। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल हो गया इसका, किसका, थियोडोलाइट का। अक्ष हो गई थियोडोलाइट की, उनका रिलेशन हो गया। फिर एडजस्टमेंट हो गया थियोडोलाइट का, टेम्परेरी एडजस्टमेंट है ट्रांजिट थियोडोलाइट का। इसके बाद कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, ट्रांजिटिंग हो गया, स्विंगिंग हो गया, फेस लेफ्ट, फेस राइट, चेंजिंग फेस, ये सारे पॉइंट, ठीक। इसके बाद आपका मेजरमेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर किसी ये यूज है बेटा, यहाँ से यूज शुरू हो रहे हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करना थियोडोलाइट का यूज हो गया। प्रोलॉन्गिंग ए लाइन, किसी लाइन की लंबाई बढ़ाना थियोडोलाइट का यूज है। किसी भी लाइन की बियरिंग को कैसे मेजर करेंगे थियोडोलाइट से, ये भी इसका यूज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर ट्रांजिटिंग बाय इंक्लूडेड एंगल एंड डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। अब हम किसी ट्रावर्सिंग, यानी यहाँ पर आपको ट्रावर्स के बारे में पढ़ना होगा। देखिए ट्रावर्स वास्तव में एक चैप्टर है पूरा, जेई में एक चैप्टर है पूरा ये, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आपको जो ट्रावर्सिंग वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एक चैप्टर की तरह ही पढ़ाऊंगा आपको। ये अपने आप में एक चैप्टर है बेटा ट्रावर्स। ट्रावर्स क्या है, एक छोटा सा चैप्टर है ये, ट्रावर्सिंग एक चैप्टर है ये, ठीक है। आप लोगों ने ट्रावर्स सर्वे, कंपास सर्वे में भी पढ़ा होगा। कंपास सर्वे में आपको ट्रावर्स पढ़ने को मिला था ना, चक्रण जिसे कहते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स, क्लॉकवाइज ट्रावर्स, आप सबने वहां पढ़ा था। क्लोजिंग एरर, लैटिट्यूड, डिपार्चर, सारी चीजें वहां पढ़ रहे थे ना आप लोग, बोले पढ़ा था ना आपने, तो बस वहां पढ़ रखा है, तो यहाँ नीड नहीं है। फिर यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक की तरह से देख लेंगे ट्रावर्सिंग को, फिर तो यहाँ एक टॉपिक ही हो जाएगा ये, क्योंकि आपने वहां पढ़ रखा था, मैंने पढ़ाया था सर्वे फर्स्ट में, ये सबने पढ़ा होगा इसको। हाँ जी, क्लोज ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स, मतलब वही ट्रावर्सिंग है ये। तो हम ट्रावर्सिंग जो है इंक्लूडेड एंगल और डिफ्लेक्शन एंगल मेथड द्वारा कैसे ट्रावर्सिंग करेंगे ये यहाँ पर सीखेंगे। तो इतना ही सीख लेंगे यहाँ पर, और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। जो चीज का यूज आएगा सर्वे फर्स्ट का वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा भाई आपका ट्रावर्सिंग बाई स्टेडियम मेजरमेंट। स्टेडियम मेजरमेंट के द्वारा भी ट्रावर्सिंग आप सीखेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर आपका थियोडोलाइट ट्रायंगुलेशन आ जाएगा, थियोडोलाइट ट्रायंगुलेशन टॉपिक आएगा। फिर किसी भी ट्रावर्स को कैसे प्लॉट किया जाता है, ट्रावर्स की प्लॉटिंग आ जाएगी, ठीक। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड सॉल्यूशन ऑफ ओमिटेड मेजरमेंट, वन साइड अफेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना होगा बच्चों, यहाँ ओमिटेड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन भी और सॉल्यूशन भी, ठीक। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा थियोडोलाइट सर्वे में एरर्स कौन कौन सी होती हैं और उनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। यानी थियोडोलाइट सर्विंग में एरर्स पढ़नी है आपको, और इनके प्रिकॉशंस पढ़ने हैं, सावधानियां पढ़नी है इनको कम करने की, इन्हें कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लास्ट में लिमिट्स ऑफ प्रिसीजन इन थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग। थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग में जो प्रिसीजन है, शुद्धता है, उस शुद्धता की सीमा कितनी होती है, कितनी शुद्धता की सीमा है, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग में कोई भी हम ट्रावर्सिंग कर रहे हैं थियोडोलाइट के द्वारा, तो उसकी शुद्धता के बारे में समझाइए, कितना प्रिसीजन होता है, वो कितना प्रिसाइज होता है, उसकी प्रिसीजन की सीमाएं आपको यहाँ पर बतानी होंगी। और लास्ट में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकालना सीखेंगे थियोडोलाइट के द्वारा। थियोडोलाइट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे निकाल सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट दो तरह का हो सकता है आपका, एक्सेसिबल और नॉन एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है जिस ऑब्जेक्ट के पास तक हम पहुंच सकें। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बोले तो कोई वस्तु हो गई है, ये क्या है, ये कोई आपकी वस्तु है, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेंजिंग रॉड लगा दी, ये कोई वस्तु है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की हाइट निकालना चाह रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी है, किस मेथड के द्वारा, थियोडोलाइट के द्वारा। तो इसके दो अलग अलग केस दे रखे हैं सिलेबस में। एक तो एक्सेसिबल, जब हम इस ऑब्जेक्ट के पास तक पहुंच सके, मान लो यहाँ पर हमने अपना थियोडोलाइट रखा हुआ था, ये हमारा थियोडोलाइट था और यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तब कैसे हाइट निकालेंगे। और दूसरा हम यहाँ तक पहुंच नहीं सकते, यानी बीच में इसके कोई भी रिवर वगैरह आ गई, बीच में कोई नदी आ गई, नदी है ना, एक किनारे पे ये आपका थियोडोलाइट, दूसरे किनारे पे ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, जब हम इसके पास तक नहीं पहुंच पा रहे, जब ये नॉन एक्सेसिबल है, तब कैसे निकालेंगे इसकी हाइट। तो ये हो गया भाई आपका ट्रावर्स सर्विंग का सिलेबस, है ना। ट्रावर्स का सिलेबस आपने देख लिया, काफी बड़ा सिलेबस है इसका, काफी बड़ा सिलेबस है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बट सिलेबस का लेक्चर आप लोग जरूर देखा करें, इससे में आइडिया मिल जाता है पूरे सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए बीच में से स्किप करके ना जाकर पढ़ा थोड़ी सिलेबस ही तो बता रहे हैं, लेकिन ये सिलेबस से आपको ये आइडिया मिल जाएगा कौन सा टॉपिक कैसा है, किसको कितना इंपोर्टेंस देना, कहाँ से न्यूमेरिकल है, कहाँ से थ्योरी है ना, पढ़ना क्या क्या है, बेसिक आइडिया मिल जाता है, तो आगे बहुत हेल्प रहती है। फिर एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना, मैं फालतू लेक्चर खुद नहीं दूंगा, कोई भी जो जरूरी है वही दिया जाएगा। तो दो चैप्टर आपने देखे, पहले चैप्टर में कंटूरिंग में सिर्फ एक टॉपिक से न्यूमेरिकल था, अर्थवर्क कैलकुलेशन और रिजर्वायर की कैपेसिटी निकालने पर, बाकी पूरी थ्योरी। थियोडोलाइट में पूरा ही थ्योरी है। टेकोमेट्रिक सर्वे में न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों चीज आएगी आपके यहाँ पर। टेकोमेट्रिक में सबसे पहले तो टेकोमेट्री होता क्या है, टेकोमेट्री क्या होता है, टेकोमेट्री समझेंगे आप लोग, ठीक है। टेकोमेट्री क्या होता है, ये टेकोमेट्री एक सर्वे होता है, सर्वेइंग होता है, एक सर्वे की एक प्रोसेस है। इसमें फिर इसका इक्विपमेंट पढ़ेंगे ना, इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज्ड इन टेकोमेट्री। टेकोमेट्री में जो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा है। टेकोमेट्री पढ़ लिया आपने, टेकोमेट्री में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए आपने, टेकोमेट्री के फिर मेथड्स पढ़ने हैं, मेथड के बाद प्रिंसिपल पढ़ना है, स्टेडिया सिस्टम ऑफ टेकोमेट्री, टेकोमेट्री का जो स्टेडिया सिस्टम है ये समझना है,
है ना, स्टेडिया सिस्टम समझ लेंगे इसका। देन आफ्टर फिर आपको जनरल प्रिंसिपल पढ़ना है स्टेडिया टेकोमेट्री का। प्रिंसिपल पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एग्जांपल्स देखने हैं कुछ स्टेडिया टेकोमेट्री एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ तो खुद लिख करके सिलेबस में दिया गया कि न्यूमेरिकल है, तो ज्यादा चांस रहते हैं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाने के। ये वाले न्यूमेरिकल्स इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि यहाँ सिलेबस में खुद मेंशन किया गया इस बारे में कि टेकोमेट्रिक सर्वेइंग में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं आपके सिलेबस में, तो ये इंपोर्टेंट रहेगा। अदर चैप्टर के न्यूमेरिकल आए ना, इसके आने के ज्यादा चांस रहते हैं। क्यों चांस रहते हैं? क्योंकि ये मेंशन किया सिलेबस में, इसमें न्यूमेरिकल है दोस्त, है ना, बढ़िया न्यूमेरिकल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो इसका प्रिंसिपल होता है ना, जनरल प्रिंसिपल, बस इसको समझ लेना, और जो स्टेडिया सिस्टम है इसको समझ लेना। अगर ये दो टॉपिक आपने बढ़िया से समझ लिए, इसका न्यूमेरिकल बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। कुछ तो हम यहाँ पर एग्जांपल्स करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से बहुत अच्छे से। बस इतना सिलेबस से खत्म हो गया ये चैप्टर इतना ही है। तो ये छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में तो जरूर कंपलसरी पूछा ही पूछा जाता है, फिक्स है 5 नंबर का क्वेश्चन, कभी कभी 10 नंबर में भी आ जाता है, और 5 नंबर तो फिक्स है इससे। इतना सभी को समझ आ रहा है बच्चों? क्लियर है ना? तीसरे चैप्टर बस इतना ही था। चौथे चैप्टर की बात कर लेते हैं। चौथा चैप्टर कर्व है आपका, कर्व सबसे बड़ा है, 5 चैप्टर में सबसे बड़ा यही वाला चैप्टर है आपका। तो इसमें सिंपल सर्कुलर कर्व आपको पढ़ना है। सिंपल सर्कुलर कर्व 3 कर्व आपको पढ़ने हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व, और इसके बाद फिर आपका लास्ट में वर्टिकल कर्व। तो देखिए सिंपल सर्कुलर कर्व एक चैप्टर के बराबर है। देखिए इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा आपको। सिंपल सर्कुलर कर्व के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको बच्चों? सबसे पहले इसकी नीड पढ़नी है एंड डेफिनेशन पढ़नी है सिंपल सर्कुलर कर्व की, आवश्यकता पढ़नी है और इसकी परिभाषा पढ़नी है। इसके बाद इसके कुछ टर्म पढ़ने होंगे भाई आपको, है ना, एलिमेंट्स पढ़ने हैं सिंपल सर्कुलर कर्व के। सिंपल सर्कुलर कर्व के एलिमेंट में बेटा डेरिवेशन टाइप से फॉर्मूले आएंगे। कर्व चैप्टर में भी न्यूमेरिकल है, समझ रहे हैं? कर्व चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके, ध्यान रखिएगा इस बात का। कर्व में तो और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आएंगे देखने को, इन एलिमेंट्स पे आधारित न्यूमेरिकल है। इसमें न्यूमेरिकल किस टॉपिक पे आधारित है? एलिमेंट्स के फॉर्मूले आएंगे यहाँ पर, उन एलिमेंट्स के फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आएंगे यहाँ पर। एक तो पहले चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल बताया, लास्ट टॉपिक जो था उस पर आधारित है। थियोडोलाइट में कोई न्यूमेरिकल नहीं, कंटूरिंग में न्यूमेरिकल बता दिया था, अर्थवर्क कैलकुलेशन पर है और आपके रिजर्वोयर की कैपेसिटी निकालने पर है। थियोडोलाइट में कोई न्यूमेरिकल नहीं करने आपको, ट्रावर्सिंग में न्यूमेरिकल थे तो कंपास में आते थे, यहाँ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक। इसके बाद आपका फिर तीसरा चैप्टर कौन सा था भाई? टेकोमेट्री। टेकोमेट्री में पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल है, बढ़िया चैप्टर है वो, पूरा न्यूमेरिकल है उसमें। इसके बाद कर्व में एलिमेंट्स पर न्यूमेरिकल है, सिंपल सर्कुलर कर्व के जो एलिमेंट्स होंगे ना उन पर न्यूमेरिकल है, ठीक। इसके अलावा आगे बात करें हम तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस आएंगी छोटी छोटी, डिग्री ऑफ द कर्व, डिग्री ऑफ द कर्व, ठीक। इसके बाद रेडियस ऑफ द कर्व, इसके बाद टेंजेंट लेंथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे एपेक्स पॉइंट भी कह देते हैं, टेंजेंट पॉइंट, लेंथ ऑफ कर्व, लॉन्ग कॉर्ड, डिफ्लेक्शन एंगल। लॉन्ग कॉर्ड के बाद कॉमा लगा लेना, एक्चुअल में यहाँ कॉमा होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग कॉर्ड एक अलग टॉपिक है और डिफ्लेक्शन एंगल एक अलग टॉपिक हो गया। फिर एपेक्स डिस्टेंस और मिड ऑर्डिनेट। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, सबके फॉर्मूलाज आएंगे, सबके फॉर्मूले जितने नए टॉपिक आपको डिग्री ऑफ कर्व और रेडियस ऑफ कर्व में रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चे, उस पर आधारित क्वेश्चन जेई तक में पूछे गए हैं और डिप्लोमा में भी न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं। टेंजेंट लेंथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट पॉइंट, लेंथ ऑफ कर्व, लॉन्ग कॉर्ड, इनमें फॉर्मूले टेंजेंट लेंथ का आएगा। इसके बाद लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है, लॉन्ग कॉर्ड का फॉर्मूला होता है, डिफ्लेक्शन एंगल एक पॉइंट रहेगा छोटा सा, मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है। तो इन सबके फॉर्मूले भी हैं और उन पर आधारित न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये जितना पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला पार्ट बच्चों, इस पार्ट पर न्यूमेरिकल है आपके, इस वाले पार्ट पर, इस पूरे पार्ट पर आपके न्यूमेरिकल है, ये आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल, ये भी था, इस पर न्यूमेरिकल है आपके, इस पूरे पार्ट पर न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल आएंगे क्वेश्चंस, मैं कराऊंगा भी आप सबको कर्व में। इसके बाद फिर सेटिंग आउट आ जाएगा कर्व का, सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, सेटिंग आउट करेंगे, सेटिंग आउट पर आधारित भी न्यूमेरिकल है, इस पर आधारित भी न्यूमेरिकल आएंगे। अब कहेंगे सर न्यूमेरिकल तो हर एक चैप्टर में और अच्छे खासे टॉपिक्स बता रहे हैं न्यूमेरिकल है, फिर भी पेपर में 20% ही न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, 80% थ्योरी आएगी, मेरा खुद का तजुर्बा है ना। सामने से लगभग अब तक 10-12 पेपर सेट तो हो गए होंगे, है ना, लगभग 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन भी लगभग 3-4 साल हो गए, तो तब से लगभग 7-8 पेपर मेरे सामने से हुए हैं, तो उनमें लगभग 80% थ्योरी आई है, 20% न्यूमेरिकल आते हैं पेपर के हिसाब से, लेकिन पढ़ेंगे हम सारी चीजें क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सेटिंग आउट पे भी न्यूमेरिकल है। इसके बाद सेटिंग आउट भाई दो तरीके से किया जाता है, एक लीनियर मेजरमेंट लेकर के और दूसरा एंगुलर मेजरमेंट से। लीनियर मेजरमेंट के अंदर आपके सिलेबस में 3 ही मेथड दे रखे हैं, सिर्फ 3 मेथड, वास्तव में 5 होते हैं, सिलेबस में 3 दे रखे हैं कि लीनियर मेजरमेंट से कैसे कैसे हम यहाँ पर सेटिंग आउट करते हैं। पहला ऑफसेट लेकर के, टेंजेंट से ऑफसेट लेकर के सेटिंग आउट करेंगे। दूसरा सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क, जो आर्क रहेगा, जो चाप होता है ना, जो कर्व का चाप होता है, उसका सक्सेसिव बाइसेक्शन करके 2 समान भागों में बांट करके उसको, है ना। इसके बाद ऑफसेट फ्रॉम द कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, कॉर्ड यानी जो आपकी जीवा है ना, जीवा की लंबाई को बढ़ा करके वहां से खस के लेंगे और उससे आप सेटिंग आउट करेंगे। 3 मेथड दिए आपके सिलेबस में, वास्तव में 5 होते हैं, ठीक है। तो 3 दिए, हम 3 पढ़ लेंगे। तो लीनियर मेजरमेंट में ये तीनों मेथड पढ़ने हैं, एंगुलर मेजरमेंट एक ही है सिर्फ, है ना, टेंजेंशियल एंगल यूजिंग ए थियोडोलाइट। तो भाई थियोडोलाइट का यूज करके हम टेंजेंशियल एंगल द्वारा हम सेटिंग आउट करेंगे, थियोडोलाइट का यूज करके टेंजेंशियल एंगल के द्वारा सेटिंग आउट करना देखेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व का। तो सिंपल सर्कुलर कर्व सभी को समझ आ गया, इतना सिलेबस आपका सिंपल सर्कुलर कर्व में था। क्या क्या था सिंपल सर्कुलर कर्व में बच्चों? एक तो आपका ये कुछ डेफिनेशन थी, आवश्यकता और इसकी परिभाषा, या फिर एलिमेंट, इन पर न्यूमेरिकल। इसके बाद छोटे छोटे टर्म आ जाएंगे, डिग्री ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व, ये सारे इन पर न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों है। इसके बाद फिर यहाँ सेटिंग आउट आ गया सिंपल सर्कुलर कर्व का, जिसके 2 तरीके हैं, लीनियर मेजरमेंट द्वारा, इसके 3 मेथड हो गए, दूसरा एंगुलर मेजरमेंट द्वारा या टेंजेंशियल एंगल का यूज करके, ठीक है, टेंजेंशियल एंगल द्वारा थियोडोलाइट का यूज करके। अब दूसरा कर्व है आपके सिलेबस में ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व छोटा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है इसका सिलेबस कम दे रखा है, बहुत कम है, ठीक है। ट्रांजिशन कर्व के बारे में क्या पढ़ना है, इसकी आवश्यकता पढ़नी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सुपर एलिवेशन भी आपको पढ़ना है। ट्रांजिशन कर्व बेटा बहुत महत्वपूर्ण कर्व है, जितने भी मोड होते हैं ना, उन सब जगह ट्रांजिशन कर्व जरूर दिया जाता है। ट्रांजिशन कर्व का सीधा मतलब होता है कि मान लो एक सीधी लाइन है, एक सीधी रेखा, कोई बताएगा भाई स्ट्रेट लाइन की रेडियस कितनी होती है?
कौन बताएगा मुझे? मैं पूछ रहा हूं, कोई सीधी रेखा है, इसकी त्रिज्या बता सकते हैं आप कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में कोई बच्चा बताए मुझे, सीधी रेखा की त्रिज्या कितनी होती है? कौन बताएगा? पता है किसी को? किसी को पता है? वेरी गुड, रोहित वर्मा ने बताया इनफाइनाइट पूरा बोला करो। पीयूष ने बताया, वेरी गुड, सारे बच्चे सही बता रहे हैं। तो इसकी रेडियस कितनी होती है बच्चे? इसकी रेडियस होती है इनफाइनाइट। तो जब हम किसी सड़क पे चल रहे होते हैं, तो सड़क पे चलेंगे तो सड़क स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, तो उस समय इसकी रेडियस क्या है? इनफाइनाइट। और आगे जाके हम इसकी अगर इस सड़क की डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, आगे जाके हमें इधर जाना है, मान लो किधर जाना है? इधर जाना है, इधर को मुड़ के जाना था, इधर को, यहाँ बीच में मोड़ आएगा आपका एक, जब इधर को हम जाएंगे तो यहाँ पर इसकी रेडियस भी इनफाइनाइट है या नहीं? भाई इधर से चल के आ रहे हैं और हमें इधर को जाना है, इधर को, तो रेडियस तो क्या सीधी, एक सड़क ये है और एक सड़क ये है, लेकिन बीच में जहां पर मोड़ पड़ेगा ना, वहां पर हमें कर्व प्रोवाइड करना होता है, कर्व। तो यहाँ पर तो हमारा एक सर्कुलर कर्व रहता है, इधर इधर तो क्या रहेगा बच्चे? एक सर्कुलर कर्व रहता है। इस जगह पर हम क्या करते हैं? सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते हैं। ये सर्कुलर कर्व है। अब इस सर्कुलर कर्व से भाई इस सर्कुलर कर्व की रेडियस कितनी होती है? तो सर्कुलर कर्व की सर रेडियस हो जाएगी, आप कह देंगे सर रेडियस इसकी कोई एक फाइनाइट रेडियस हो जाएगी आर, स्मॉल आर हमने रेडियस कह दिया। अब हमने क्या कहा? हमने कहा इसको आपस में भाई सर्कुलर कर्व जो था, इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाने के लिए हम यहाँ पर बीच में एक कर्व बनाएंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ तक एक कर्व बनाएंगे। वो कर्व क्या होगा? जिसकी त्रिज्या धीरे धीरे इनफाइनाइट से घटती घटती स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। एक ऐसा कर्व बनाएंगे। कैसा कर्व? जो शुरू में सर्कुलर होगा, फिर बाद में धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन हो रहा होगा। यहाँ पर एक कर्व इस तरह का बनेगा, ठीक है। सेम वे में इधर भी, यहाँ सर्कुलर से त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर ले जाएंगे इनफाइनाइट की तरफ, ऐसे। यानी ये थोड़ा सा सर्कुलर पार्ट रहेगा, फिर धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन से मिल जाएगा। यहाँ भी सर्कुलर स्ट्रेट लाइन से मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, यही आपका ट्रांजिशन कर्व है। ये क्या बच्चे? ट्रांजिशन कर्व है ना। ये सवाल जेईई में पूछा गया कि ट्रांजिशन कर्व की त्रिज्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट से घट करके आर हो जाती है, या फिर आर से बढ़ करके इनफाइनाइट हो जाती है। यानी कि जो ट्रांजिशन कर्व होता है ना, ट्रांजिशन कर्व, इस ट्रांजिशन कर्व की जो रेडियस होती है आर से, यानी सिंपल सर्कुलर कर्व की रेडियस से लेके और इनफाइनाइट तक होती है। इसकी रेडियस बच्चों फिक्स नहीं होती, वेरी करती है। क्या करती है? वेरी करती है, वेरी, है ना। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन और सिंपल सर्कुलर कर्व के बीच में प्रोवाइड किया जाता है, या यूं कह दीजिए सिंपल सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। ये ट्रांजिशन कर्व होता है, ठीक है। ये आपका जरूर प्रोवाइड किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे भाई, इससे जो है ट्रांजिशन कर्व की वजह से हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सुपर एलिवेशन क्या करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव को कम करेगा, आप केंद्रीय बल के प्रभाव को कम करेगा। और ये आप केंद्रीय बल इतना खतरनाक है, अगर आप सुपर एलिवेशन नहीं देंगे ना, तो यहाँ पर जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, आप केंद्रीय बल, ये अपना प्रभाव दिखाएगा और गाड़ी को पलट देगा। ये गाड़ी को पलटता है। ये इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम रोड पर, जहां पर गाड़ियां मुड़ती हैं मोड़ पर, वहां पर बाहरी किनारे को ऊंचा रखते हैं, अंदर वाला किनारा थोड़ा नीचा। तो जितना ऊंचा रखा जा रहा है ना अंदर वाले किनारे की तुलना में, बाहर वाला किनारा जितना ऊंचा रख रहे हैं, वही सुपर एलिवेशन होता है। उसे इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव को कम कर सकें। और उसको प्रोवाइड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ट्रांजिशन कर्व की, इसलिए आपको ट्रांजिशन कर्व की आवश्यकता पड़नी होगी यहाँ पर। तो ट्रांजिशन कर्व की आवश्यकता पड़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सुपर एलिवेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ट्रांजिशन कर्व की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे भाई? ट्रांजिशन कर्व के बारे में लेंथ पढ़ेंगे, ट्रांजिशन कर्व की किसी भी रोड के लिए भाई क्यूबिकल पैराबोला के द्वारा पढ़ेंगे लेंथ। कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट फॉर ए ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व के लिए आपको ऑफसेट्स की कैलकुलेशन सीखनी है। इसके बाद फिर लास्ट आ जाएगा आपका इसमें सेटिंग आउट। ट्रांजिशन कर्व का हम सेटिंग आउट कैसे करेंगे? टेंजेंशियल ऑफसेट के द्वारा, केवल एक ही मेथड द्वारा, केवल टेंजेंशियल ऑफसेट के द्वारा हमें ट्रांजिशन कर्व का सेटिंग आउट करना सीखना होगा। ट्रांजिशन कर्व हो गया भाई। अब इसके बाद आपका एक लास्ट कर्व और है जिसका नाम है वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व बहुत थोड़ा सा पार्ट है इसका। वर्टिकल कर्व क्या होता है ये बता देंगे, इसके प्रकार बता देंगे आपको, सारे टाइप जितने भी पार्ट है इसके, और सिलेबस में सेटिंग आउट भी दिया है इसका। क्या दिया? सेटिंग आउट, बस खत्म। तो 3 कर्व थे आपके, सिंपल सर्कुलर कर्व, उसमें उसकी डेफिनेशन और आवश्यकता थी और उससे रिलेटेड एलिमेंट थे और कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन थी, थोड़े थोड़े टर्म थे, उन पर न्यूमेरिकल थे। इसके बाद ट्रांजिशन कर्व था, ट्रांजिशन कर्व की डेफिनेशन, उसकी आवश्यकता, है ना। इसके अलावा उस ट्रांजिशन कर्व की लंबाई कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखेंगे, ऑफसेट कैसे लेते हैं ये सीखेंगे, और इसका सेटिंग आउट सीखेंगे। वर्टिकल कर्व में सिर्फ सेटिंग आउट है सिलेबस में, और कुछ नहीं है। वर्टिकल कर्व और भी छोटा पार्ट है। तो पूरा कर्व देखा तो आप भाई यहाँ पर काफी बड़ा चैप्टर है कर्व, आपने देख लिया होगा कर्व कितना बड़ा था। एक तो सिंपल सर्कुलर कर्व था सिलेबस में, दूसरा आपका भाई यहाँ पर ट्रांजिशन कर्व हो गया सिलेबस में, और तीसरा आपके सिलेबस में क्या दे रखा है? वर्टिकल कर्व। ये ऑफिशियल वाला सिलेबस है, मैंने उसी को टाइपिंग फॉर्म में लिख दिया है, बिल्कुल जो बीटी यूपी की वेबसाइट पे मिलेगा सिलेबस वही है, ये सेम टू सेम, ठीक है। अब आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है जिसका नाम है मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स। मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स की बात करें तो इसमें मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट पढ़ने आपको लगभग 6, जो आधुनिक सर्वेक्षण में यूज होने वाले उपकरण हैं वो 6 पढ़ने आपको। कौन कौन से? सबसे पहले ईडीएम और डिस्टोमेट के बारे में पढ़ेंगे, ईडीएम पढ़ेंगे, ईडीएम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइस, ईडीएम। इसके बाद प्लानीमीटर पढ़ेंगे, डिजिटल, ये एक तरह का डिजिटल इक्विपमेंट होता है प्लानीमीटर। प्लानीमीटर से क्या मेजर करते हैं कोई बता सकता है? प्लानीमीटर से क्या मेजर करते हैं कोई बच्चा बता सकता है? प्लानीमीटर की सहायता से क्या मेजर करेंगे? तीसरा इसमें पढ़ेंगे टोटल स्टेशन के बारे में, तीसरा क्या पढ़ेंगे बच्चों इसमें? टोटल स्टेशन पढ़ेंगे। और चौथा आप इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस। और पांचवा पढ़ेंगे ऑटो लेवल। पांचवा क्या पढ़ेंगे इसमें? ऑटो लेवल पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? तो मैंने टोटल स्टेशन अलग से चैप्टर इसलिए मेंशन नहीं किया बच्चों, क्योंकि मैं टोटल स्टेशन के बारे में यहीं पे आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा सारी चीजें, है ना। हालांकि एक चैप्टर और होता है आपका टोटल स्टेशन, बट मैंने टोटल स्टेशन को अलग से मेंशन नहीं कर रखा, क्योंकि टोटल स्टेशन में यहीं पर आपको पढ़ा दूंगा पूरा। प्लानीमीटर से बेटा एरिया निकालते हैं, एरिया टेस्ट करते हैं, बड़ा अच्छा इक्विपमेंट होता है। प्रकार देखिए आपने? प्रकार, अरे प्रकार सबने देखी है? बोलिए। कंपास देखा है ना? कंपास, कंपास में 2 नोक होती हैं, एक नोक उसकी यहाँ रख लेते हैं इस तरह से, और दूसरे से क्या करते हैं? ऐसे कर करके, ऐसे कर करके कोई भी आर्क खींचते हैं, है ना। वैसे ही आपका प्लानीमीटर होता है। प्लानीमीटर को बेसिकली करते क्या बेटा? इसमें हमें
इसमें हमें एरिया निकालना होता है किसी भी जगह का, कोई ऊबड़ खाबड़ जगह हो ना वहां का एरिया, तो वहां का एरिया निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, उसका एरिया मैप पर ड्रॉ कर लेंगे, मैप पर ड्रॉ कर लिया कागज पर, फिर कागज पर हम क्या करते हैं इस प्लानीमीटर को ट्रेस करते हैं, जहां जहां होके आपकी भाई जहां 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 मतलब जो मैप बना दिया मैंने, मान लो ये मेरा कोई एरिया था जिसका मैप बना हुआ ये वाला एरिया, ये एरिया था, अगर ये एरिया बड़ा है तो प्लानीमीटर इसी के अंदर सेट करेंगे और सेट करके एक तो उसका फिक्स वाला पार्ट यहाँ फिक्स कर देंगे, कहीं पे भी फिक्स कर दो एक पार्ट, और दूसरे पार्ट को क्या करेंगे यहाँ पर एक पॉइंट से स्टार्ट करके किसी एक पॉइंट से और इसके ऊपर पूरा ट्रेस कर देंगे, बिल्कुल प्रकार की तरह घुमाते जाएंगे, ट्रेस करते जाएंगे, ऐसे 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 ट्रेस करते जाएंगे, ट्रेस करते जाएंगे, ऐसे ट्रेस करते जाएंगे पूरे एरिया को ट्रेस करके, पूरे मैप को ट्रेस करके और एरिया को कैलकुलेट करेंगे प्लानीमीटर के द्वारा, समझाएंगे बहुत मजा, मैं बोल रहा हूं आपसे इतना मजेदार सब्जेक्ट है आपका ये सर्वे, इतना मजेदार सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, और सर्वेइंग सेकंड में तो आपको और मजा आएगा, सर्वे फर्स्ट तो थोड़ा बेसिक था और इजी था काफी ज्यादा, लेकिन ये बहुत मजेदार रहेगा सर्वे सेकंड, तो तैयार रहिए भाई कल से सर्वे सेकंड के चैप्टर 1 को स्टार्ट करने के लिए, 5 चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा जाएंगे तो 40 लेक्चर जाएंगे, कम से कम 30 लेक्चर, 30 से 40 लेक्चर में पूरा खत्म करवा देंगे, ठीक है। टोटल स्टेशन बेटा मैंने यहीं पर सिलेबस में दे रखा है, इसलिए यहीं लिख दिया, अलग से चैप्टर नहीं लिखा है, अगर आप बुक में आपके में अलग से चैप्टर दे रखा हो टोटल स्टेशन तो घबराइएगा मत, यहीं पे मैं पूरी चैप्टर के बराबर कंटेंट आपको यहीं दे दूंगा इसके बारे में, हालांकि पूछता तो सिर्फ एक ही टॉपिक है टोटल, ये जो टॉपिक है ना आपके, इन टॉपिक्स पे जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है, टिप्पणी लिखने को आ जाता है, किसी एक उपकरण के बारे में जरूर पूछता है हर हाल में, 5 नंबर में फिक्स है भाई चैप्टर आपका, ये क्लियर हो गया बच्चों, बोलिए ये चीज सभी बच्चों को समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पर आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, कंटूरिंग पढ़ना है, इसके बाद थियोडोलाइट पढ़ना है, उसके बाद टैकोमेट्रिक सर्वे, फिर कर्व, और उसके बाद में फिर आपको मॉडर्न सर्विंग इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको डिटेल्ड सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सारे बच्चों को लाइव क्लास लेनी होगी, ठीक है, सारे बच्चों को लाइव क्लास लेनी होगी, कल से सभी लाइव लेंगे, शाम से भी लाइव लेने लग जाएंगे, क्यों लाइव लेंगे, क्योंकि ओल्ड वाले लेक्चर दिखाई नहीं देंगे, अब सारे बच्चे लाइव आएंगे तो अच्छा लगेगा ना, ताकि जितने ज्यादा डाउट्स रहेंगे उतने ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, ठीक, डाउट्स पूछा करिए आप, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे बेटा ना, जो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हो पूछा करें, मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छे लगते हैं वो, लेकिन क्वेश्चन ढंग का हो ना, टॉपिक से रिलेटेड। चलिए और बताएं कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आपकी डिप्लोमा की तैयारी, और हमने जो अपनी क्लासेस स्टार्ट की हैं कैसी लग रही हैं आपको ये सब क्लासेस। आप में से कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, जिन्होंने पहली बार कोर्स लिया हो, तो जो बच्चे नए हैं क्या वो सेटिस्फाई हो पा रहे हैं जीटेक पॉली के साथ में, जीटेक पॉली के साथ में नए बच्चे सेटिस्फाई हैं, फीडबैक दे दिया करें, तो फीडबैक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें भी कि हम जो मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए वो सफल हो रही है ना, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। चलिए सब सेटिस्फाई हैं, पसंद आ रही है क्लासेस, अच्छा लग रहा है कंटेंट, चलिए और अच्छा देंगे ना, बहुत मेहनत करेंगे आप सबके साथ में, थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे आपको, इतना बेस्ट कंटेंट देंगे कि आप एकदम फिदा हो जाएंगे जीटेक पॉली पर। हाँ कोर्स को अपने को लाइक जरूर करना, सब बच्चों को जो 5th सेम का जब आप कोर्स ओपन करते हैं लाइक वाला ऑप्शन दिखा तो उसको लाइक कर देना है सारे बच्चों को, और जो भी और बच्चे हो ना उनको एक बार सजेस्ट कर सकते हैं अपना फीडबैक, क्योंकि मेरे हिसाब से एडवर्टाइजमेंट सबसे अच्छा बच्चों के थ्रू बच्चों तक होता है, अगर बच्चों को हम अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा कंटेंट देंगे, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा तो वही बच्चे दूसरे बच्चों को बताएंगे कि यहाँ पर क्लासेस अच्छी चलती है, तो मेरा मानना है इसलिए मैं ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर फोकस नहीं करता, मैं फोकस करता हूँ अपने कंटेंट पर और बच्चों को अच्छा पढ़ाने पर, ताकि बच्चों को अगर हम अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छा सिखाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे खुद तारीफ करेंगे इस चीज के 4 लोगों से जाके, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है सब कुछ तो और भी साथियों को बता सकते हैं, जीटेक वाली प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सबका प्लेटफॉर्म आप सबके लिए है, आप सबके बिना ये कुछ नहीं है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ईमानदारी के साथ सपोर्ट करते चलना है, साथ में बच्चों को जोड़ना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नए बच्चे हो सकते हैं जिनको नहीं पता कुछ भी जीटेक पॉली के बारे में, तो उन्हें जानकारी दे सकते हैं, मतलब फोर्स नहीं करना किसी को कोर्स खरीदना ही है, सिर्फ आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोर्स लेना ही चाह रहे हैं कहीं से, तो यहाँ से एक बार ट्राई कर सकते हैं, डेमो वगैरह में दिखा सकते हैं आप लोग, या बता सकते हैं ना, इतनी जिम्मेदारी मेरी है, क्लास आपके बिल्कुल टाइम टू टाइम चलेंगी और कोर्स भी टाइमली कवर होगा, है ना, बिल्कुल आप ही लोगों का कोर्स है मेरे ऊपर, अब कोई और अलग कोर्स नहीं है, जेई वगैरह का ऑलरेडी कंप्लीट है सब कुछ, वहाँ क्लासेस नहीं, सिर्फ आप लोगों की क्लासेस चल रही है। चलिए यस आपने तो स्टूडेंट्स को ऐड किया है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और पूछना है किसी को, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है, चलिए बढ़िया है।